सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश आज की चर्चा में। सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे समसामयिक विषयों पर चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम आज की चर्चा आप देख सकते हैं। और आज की चर्चा गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर पाकिस्तान की नापाक कोशिश पर। पाकिस्तान सरकार ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अस्थायी प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किया है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है और कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में किसी भी तरह के बदलाव की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत ने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान पर जबरन कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है कि वो गिलगिट बाल्टिस्तान की भौतिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन करे। साथ ही भारत ने साफ कहा है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में भौतिक परिवर्तन करने का कोई हक पाकिस्तान को नहीं है। पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान से अवैध कब्जे को तुरंत खाली करे। भारत सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान सहित केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। ये भी भारत सरकार ने जोर देकर कहा है और कहा है कि पाकिस्तान से इन क्षेत्रों का दर्जा बदलने की बजाय अवैध कब्जे को पाकिस्तान को तुरंत खाली कर देना चाहिए। तो आज की चर्चा में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश का आखिर मकसद क्या है और इसका जवाब देने के लिए भारत के पास आखिर क्या विकल्प हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में शामिल होने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है पूर्व राजनयिक दिलीप सिन्हा साहब और साथ ही विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर श्रीराम चौलिया भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर चौलिया, पाकिस्तान की ये जो नापाक कोशिश है, ये जो ऐलान किया गया है इमरान खान की तरफ से, इसे आप किस तरह से देखते हैं? प्रीति, देखिए इसमें ये त्रिकोणीय मामला है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का विवाद तो है ही और हम इस पूरे क्षेत्र पर हमारा हक बनता है और हमारे पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन भी है इस पर कि ये पूरा जो प्रांत है ये बिफोर पार्टीशन से पहले जो आवंटित जो जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रांत था उसमें ये गिलगिट बाल्टिस्तान उसका हिस्सा है। तो लेकिन इसके साथ साथ चीन भी अब इसमें घुस आया है और ये नया एक किरदार है ये पिछले कुछ दशकों में खासतौर पर, क्योंकि चीन को पाकिस्तान ने एक छोटा सा इसी नॉर्दर्न एरियाज पहले कहलाती थी, अब इसको गिलगिट बाल्टिस्तान कह रहे हैं, उसी का एक हिस्सा था जो शख्सगाम, और उसे इन्होंने काराकोरम हाईवे के तौर पे चीन को दे डाला है। और चीन अब अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रही है डियामर बाशा, और साथ साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कर रही है। ये पूरा इनका जो प्रणाली है बहुत बड़ा बेल्ट एंड रोड कहते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका सबसे बड़ा ये एक चैप्टर है पाकिस्तान में इन्होंने खोला है, सीपेक नाम का, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो चीन चाह रहा है कि बलूचिस्तान में बेहिचक कोई भी उसका कोई बगैर किसी ऑब्स्टिकल्स के वो अपना जो इकोनॉमिक जो उसका मकसद है वो ये है कि पूरा जो अरेबिया सागर है वहां तक सीधा पश्चिमी चीन से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए गवादर पोर्ट तक वो अपने सामग्री ला सकता है, बेच सकता है। और एक तरह से दूसरी तरफ जो अमेरिका का प्रेशर है, भारत का प्रेशर है, ऑस्ट्रेलिया क्वाड हमारा बना है, उन सबको उसका एक ऑल्टरनेटिव, एक विकल्प बनाया है। तो उनके लिए गिलगिट बाल्टिस्तान पे पूरा जो है कंट्रोल चीन का असली मकसद है। और पाकिस्तान इसमें एक जैसे अब जो एक मोहरा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आप जानते हैं कि बिल्कुल कंगाली की हालत में है। तो इमरान खान ने ये जो घोषणा की है कि गिलगिट बाल्टिस्तान एक प्रोविंस बनेगा, एक प्रांत बनेगा, इसका मतलब यही है कि वहां की जो जमीन है, वहां के जो खनिज हैं, वहां पे जो लोगों के जो हक हैं, उन सबको चीन के हाथों दे डाला जाएगा। और अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, पहले भी वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे पूरी तरह से लगाम दे रखी थी उन्होंने, इस्लामाबाद से ही चलता था यहाँ पे, लेकिन अब क्या है कि ज्यादातर चीन के हाथों सौंप दिया जाएगा। तो मेरा ये रीडिंग है कि ये प्रोविंस जो है नाम तौर पर ही पाकिस्तान का एक प्रोविंस रहेगा, असल में ये चीन का एक सदर्न प्रोविंस बन जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर इनका शिनजियांग है, वो काराकोरम हाईवे है, दूसरी तरफ इनका तिब्बत है। तो एक तिब्बत और शिनजियांग में जिस तरह चीन ने आहिस्ते आहिस्ते घुसकर पूरी तरह से अपना बना लिया है और घेर लिया था, एक उपनिवेशवाद
बनाया था, वही हालत अब बेचारे गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों पर भी आने वाली है। वो तो जैसे पिस गए। चीन की जैसे एक बहुत बड़ी ये भू राजनीतिक चाल है, जिसमें पाकिस्तान प्यादा है, और आम लोग जो हैं वहां के, जो बहुत ही दशकों से शोषित हैं, हाँ। उनके लिए एक नया अधिपति आ गया है, वो चीन है, और पाकिस्तान सिर्फ एक फैसिलिटेटर बन के। बिल्कुल। और इस पे कहा भी जाता है कि चीन पर कर्ज का जाल एक तरह से फैलाने का आरोप भी लगता रहता है और पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जा रहा है चीन की तरफ से, जैसी राय आप भी जाहिर कर रहे हैं। सिन्हा साहब, हमने देखा कि हाल ही में पाकिस्तान में एक मंत्री ने अपनी संसद में पुलवामा में जो हमला था उसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को श्रेय दिया था एक बार, और अब ये गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर बयान। आप जो बातें चौलिया साहब बता रहे हैं, इसके अलावा और क्या मंशा इसके पीछे आपको दिखाई दे रही है फिलहाल? जैसा डॉक्टर चौलिया ने कहा कि ये एक त्रिकोणीय मामला बन गया है और इसमें चीन का हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया है। चीन ने 1963 में एक बॉर्डर एग्रीमेंट किया था पाकिस्तान के साथ, जिसके तहत पाकिस्तान ने काराकोरम पर्वत श्रृंखला के उस तरफ, पूरब की तरफ, जो शख्सगाम वैली थी और जो भी इलाके जो पहले हुंजा के जो मीर थे, वो उस पर उनका शासन था वहां पे, और वहां से वो टैक्स इकट्ठा किया करते थे। उस सब इलाके को छोड़ दिया चीन के लिए, और वो बॉर्डर एग्रीमेंट गिलगित बल्तिस्तान के इवज पे, उसमें उसका नाम भी नहीं था उस इलाके का, उन्होंने 1963 में वो बॉर्डर एग्रीमेंट साइन कर लिया था चीन के साथ। लेकिन पाकिस्तान ये भूल रहा है कि चीन एक जमाने में हुंजा पर भी अपना दावा लगा रहा था, और अभी भी कोई स्पष्ट नहीं है कि चीन उसे अपना मानता है या नहीं मानता है। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये जो सीपेक जो है, काराकोरम हाईवे जो है, जो चीन ने बनाया है, उसके दम पे आज गिलगित बल्तिस्तान में चीन की सेना एक बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है, क्योंकि ये सारा काराकोरम हाईवे जो बनाया गया है वो चीनी सेना ने बनाया है, और चीनी सैनिक वहां पर मौजूद हैं। और ये चीनी सैनिक जो है वो, उनकी जो परिस्थिति है लोकल लोगों के साथ, वो इतनी सौहार्दपूर्ण नहीं है कि वो आराम से वहां घूम सकें। तो वो एक कैंटोनमेंट की तरह से अपने कैंप में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं वहां से, जिसके संबंध अच्छे नहीं है। तो इस परिस्थिति में पाकिस्तान का जो कंट्रोल है इसके ऊपर, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ये जो दबाव पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि उससे अपना प्रांत बनाया जाए, उसके पीछे बताया जाता है कि चीन दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पर, क्योंकि चीन चाहता है कि इस इलाके की जो संवैधानिक स्थिति है उसे वो थोड़ी ठीक की जाए। तो ये जो घोषणा की है इमरान खान ने कि उसे एक प्रोविजनल प्रोविंस का स्टेटस दिया जाएगा, ये एक बड़ी अजीब बात है। प्रोविजनल प्रोविंस क्या होता है? जी, वही बात है कि अगर इतना आत्मविश्वास है इमरान खान को, तो इसमें एक तरह से प्रोविंस प्रोविजनल बनाने की क्यों बात कही जा रही है? अगर इतना ही आत्मविश्वास है, इसके पीछे आप बताइए कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण यह है कि पाकिस्तान एक दुविधा में पड़ा हुआ है। एक और तो पाकिस्तान कहता है कि जम्मू कश्मीर का जो प्रांत था, जो प्रिंसली स्टेट था, उसका भविष्य वहां के लोग एक रेफरेंडम या प्लेबिसाइट द्वारा स्थापित करेंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी सरकार से, इस्लामाबाद की सरकार से आदेश जारी करता है और इस इलाके का संवैधानिक जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो निर्धारित कर रहा है। तो इसमें जो विरोधाभास है उसमें तालमेल नहीं स्थापित कर पा रहा है पाकिस्तान, और इसी उधेड़ में पाकिस्तान पड़ा हुआ है कि हम करें क्या। या तो हम प्लेबिसाइट के लिए वेट करें, या फिर खुद ही प्लेबिसाइट अपने इलाके में करवा लें, वो भी नहीं करवा सकते, और ना ही अपने इस्लामाबाद से जो शासन चल रहा है अभी, उसे कोई संवैधानिक दर्जा दे पा रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर चौलिया, बड़ी बात जो आज रक्षा मंत्री ने भी अभी इमरान खान के बयान के बाद, ऐलान के बाद बोली है कि जो मानवाधिकारों का उल्लंघन वहां लगातार उस इलाके में होता आया है, इस तरह के ऐलान के बाद आप उनको नहीं छुपा सकते जो यातनाएं वहां के लोगों को दी जाती हैं। हम जानते हैं तरह तरह के जो आंदोलन हैं वो भी भारत के पक्ष में रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं। इस ऐलान के बाद आपको क्या लगता है, क्या रुख हो सकता है वहां लोगों का? और दूसरा, जो चुनाव कराने की बात कही जा रही थी, वो कितनी आगे बढ़ती दिखाई देगी? क्या इन मंसूबों में पाकिस्तान कहीं आगे बढ़ता दिखाई आपको दे रहा है, या बहुत ऐसी अड़चनें हैं जो उसके सामने आने वाली हैं अभी वहां के लोगों के जरिए भी? जी प्रीति, सबसे पहले तो ये जो चुनाव की बात कर रहे हैं, ये भी
धांधलियों से भरी रहती हैं। ये पाकिस्तान जो है यूनिटरी स्टेट है, इसमें कभी भी फेडरल प्रोविंसेस को कोई ज्यादा हक हुकूक दिए नहीं गए हैं। और आजकल तो आप जानते हैं फौज का पूरा एक बोलबाला है, और इमरान खान तो बस एक कठपुतली है उनके। तो मिलिट्री का जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन अभी क्या है, उनकी मिलीभगत है चाइना के साथ, तो चीन के हाथों ये सौंप रहे हैं। और दूसरी बात आपने कही, मन से मानवाधिकार निकल गया वो, आप जी मानवाधिकारों जी के जी उल्लंघन की। जी, जी। ह्यूमन राइट सबसे बड़ी बात तो वही है। बल्कि आप देखें यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमें आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो पीड़ित भाई बहन हैं वहां के, गिलगिट बाल्टिस्तान के, बलूचिस्तान में भी जो कर रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ, उससे भी ज्यादा अत्याचार कुछ हद तक यहाँ पर हुए हैं। और आप देखिए, एक आंकड़ा मैं बताता हूँ, शिया जो समुदाय है पाकिस्तान में अल्पसंख्यक है, दूसरे लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान में एक जमाने में 80% से ज्यादा शिया हुआ करते थे, और आज जो है लगभग 38% तक उतर आए हैं। इसका मतलब क्या है, पिछले कई दशकों में पाकिस्तानी फौज ने वहां पे पंजाब प्रोविंस हो, खैबर प्रोविंस हो, वहां के पश्तून हो, उन सबको लेकर यहाँ पे इंटरनल सेटलमेंट किया है, और यहाँ की जो डेमोग्राफी है वो बदल डाली। और दूसरा, इन्होंने बहुत सारे वहां पर कत्लेआम भी करवाए हैं। ये जो बहुत ही खूंखार सुन्नी जिहादी जो तंजीमें हैं, जो सीधे पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के इशारे पे नाचते हैं, उन्हें भी वहां पे भेजकर बहुत कई दफे गिलगिट बाल्टिस्तान के शिया, हजारा, इस्माइली, ये जो छोटे छोटे पीड़ित अल्पसंख्यक है, उन पे बहुत ज्यादा अत्याचार किए गए हैं, जुल्म। और इसका ये एक जैसे उन्होंने मैदान साफ किया, और अब चीन के लिए एंट्री हो रही है, क्योंकि पहले से इन्होंने इन सबको सहमा कर रखा हुआ है। तो ये जो इनकी जो आवाजें हैं ये गूंज रही हैं। जब भारत ने आवाज उनके उनके पक्ष में बोला है, तो कई उनके जो एक्टिविस्ट हैं और जो सोशल मीडिया में है, उन्होंने भारत की बड़ी प्रशंसा की, और उन्होंने कहा कि भारत अकेला एक देश है जो उनकी पीड़ा समझती है, और जो दुनिया भर में उनका जो उनकी जो गूंज है वो सुनाई जा सकती है अगर हम उनका साथ दें। बलूचिस्तान का भी यही रिएक्शन है, और अब गिलगिट बाल्टिस्तान में भी यही है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि इस प्रोविंस का बनना बस एक जो पहले से जो जाति संहार जो कहते हैं ना, जेनोसाइड या एथनिक क्लेंजिंग जो हो रही थी, वो उसको पूरा खत्म कर डालेंगे। अब 38% भी नहीं रहेंगे शिया वहां पर। और आप जानते हैं पाकिस्तान भर में क्या माहौल है। कुछ हफ्तों पहले ये कराची में हजारों जिहादी तंजीमें, उन्होंने जुलूस निकाला, ये कहते हैं कि शिया काफिर है, हम शियाओं को जिंदा नहीं छोड़ेंगे पूरे पाकिस्तान में। तो ये हालत है। तालिबान का जो माइंडसेट है, तालिबान ग्रुप्स भी जो फौज के साथ जुड़ी है, उन सब ने मिलकर गिलगिट बाल्टिस्तान में एक ये नरसंहार किया है, और ये आगे और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि चीन अगर कहेगा कि इस इलाके में ये थ्रेट है, उस इलाके में ये थ्रेट है, लोग नहीं मान रहे हैं हमारी प्रोजेक्ट्स और पाइपलाइंस की, तो उन्हें उड़ा देंगे। ये हालत है ब्रिटिश। तो इसलिए हमें जोरदार आवाज उठानी चाहिए, हमें एक दुनिया भर में कोलिशन बनानी चाहिए। जो डेमोक्रेसीज की बात हो रही है कि अभी हम सब मिलकर चीन का मुकाबला करेंगे, वो तो बड़ी बात है, लेकिन विकल्प हो सकते हैं, भारत की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर चोलिया। फिलहाल हम बताते हैं कि ये जो पूरा विवाद है, इसका जो बैकग्राउंड है, एक बार हम उस पर चलते हैं। आज़ादी के बाद जब राजे रजवाड़ों को भारत या पाकिस्तान में मिलने का विकल्प दिया गया था, तब तत्कालीन कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह एक स्वतंत्र देश चाहते थे, और उन्होंने किसी भी देश के साथ विलय से इनकार कर दिया था। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना ने कबायली के भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और विलय पर हस्ताक्षर कर दिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को रोक दिया, लेकिन इससे पहले वो कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर चुके थे, और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जे को नहीं छोड़ा है। गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का ही हिस्सा है। प्रशासनिक नजरिए से पाकिस्तान ने पीओके को, जो पीओके है, उसको दो हिस्सों, पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान में बांट रखा है। जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप है कि पाकिस्तान इस हिस्से के संसाधनों का प्रयोग करता है, और यहाँ के लोगों को हाथ कुछ भी नहीं लगता। वो बदहाली की जिंदगी जीते हैं, मानवाधिकारों का यहाँ हनन होता है, उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। लोगों का ये भी है, कहना है कि इस इलाके में आपातकाल की स्थिति है, अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो फिर उन्हें
यातनाएं दी जाती हैं, जो लोग विरोध करते हैं उन्हें लगातार सताया जाता है। तो ये है थोड़ा सा इतिहास और यहाँ की जो स्थिति है फिलहाल उसके बारे में हमने आपको बताया है। जब हम स्थिति की बात कर रहे हैं सिन्हा साहब, ये भी माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्षी मोर्चे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हमले के बाद अपनी सरकार के बचाव में हो सकता है ऐलान किया हो, क्योंकि कुल 11 सियासी दलों ने, हमने देखा सितंबर 2020 में लोकतंत्र बहाली की मांग के साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नाम से भी एक मोर्चे का गठन किया और जो लगातार इमरान खान पर हमलावर है। कहीं ना कहीं अंदरूनी राजनीति के लहजे से भी एक तरह से देखे ये ऐलान हो सकता है, जो स्थिति है वहां उसके लिहाज से बताइए। हाँ बिल्कुल, वो तो एक मुद्दा है ही कि पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ एक ऑल पार्टी अलायंस बन चुका है और उसने एक आंदोलन छेड़ दिया है पाकिस्तान में। बल्कि वो बोल रहे हैं पाकिस्तान में, आज ही कहा है मरियम नवाज ने कि अगला साल पाकिस्तान में चुनाव का साल होगा। साथ साथ एक ये भी बात है कि 15 नवंबर को वहां चुनाव होने वाले हैं गिलगित बल्तिस्तान में। ये चुनाव 18 अगस्त को होने वाले थे, कोविड के कारण उन्हें स्थगित कर दिया गया था। इस चुनाव में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी नहीं जीतती है तो ये नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा धक्का होगा। पिछले चुनाव जो 5 साल पहले हुआ था उसमें 22 सीटें जीती थी PMLN ने, नवाज शरीफ की पार्टी ने, और 2 सीटें जीती थी PPP ने। तहरीक इंसाफ पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी, बाद में उन्होंने एक को दल बदल करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। तो इस वक्त जो चुनाव 15 नवंबर को होगा, यदि इसमें नवाज शरीफ, इमरान खान की पार्टी हारती है, जिसकी बहुत बड़ी संभावना है यदि सेना उनकी मदद न करे, तो इमरान खान के बहुत बड़ा धक्का होगा ये। और इन्हीं दोनों बातों को लेकर के इमरान खान ने कहा, ये घोषणा की है कि शायद इसी बहाने उन्हें कुछ और वोट मिल जाए। ठीक है। और डॉक्टर चौलिया, एक तरह से देखें तो जिस तरह से पंजाब प्रांत है, सिंध प्रांत है, उनके विकास पर जिस तरह ध्यान देता आया है पाकिस्तान सरकार, अगर अच्छी नीयत होती तो इस इलाके के विकास पर भी ध्यान दिया जाता, ना कि यहाँ मानवाधिकारों का हनन किया जाता। तो इसके जो मंसूबे हैं वो भी दिखाई देता है कि वहाँ विकास कोसों दूर है। जी हाँ, नीयत ही खराब है। सही, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान की जो लेजिटिमेसी है, जो औचित्य जो भी आप कहें, वो इतनी कमजोर है। पहले से ही आप जानते हैं कि इन्होंने कहा कि अच्छा भाई, जब पूरा जो दक्षिण एशिया है उसमें जितने मुसलमान हैं, हम सब के लिए, उन सब के लिए एक अलग एक राष्ट्र बनेगा, एक राज्य बनाया उन्होंने। तो ये जो ओरिजिनल जो इनकी जो प्लान थी वो ही फेल हुई। बांग्लादेश टूट कर निकल गया 1971 में। तो उसके बाद से इन्होंने ये साफ था कि सिर्फ इस्लाम एक बेसिस नहीं हो सकता है कि एक पूरे नेशन स्टेट को बनाया जाए। तो अभी आप जो बलूचिस्तान में उपद्रव देख रहे हैं, जो बगावत गिलगिट बाल्टिस्तान के हवाओं में है, जो इवन सिंध और खैबर में भी कई जगहों में खैबर में लोग समझते हैं कि वो पश्तून है और वो उन्हें अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो आप देखिए कि एक तरह से पाकिस्तान की जो नींव है वो इतनी कमजोर है, वो साफ दिखाई दे रही है। और इसीलिए उनकी जो वरिष्ठ वर्ग, जो एलीट हैं, मिलिट्री खासतौर पे, और उनके जो ये पुतले हैं इमरान खान की तरह, इन सब लोगों में बड़ी हड़बड़ी है किसी तरह ये और बिखर ना जाए, एक और बंटवारा ना हो जाए। और मुझे लगता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान पे अभी ये जो नकेल कस रहे हैं चीन के सहारे, ये और भी एक तरीका है इनका कि अपने आप को किसी तरह बचा लें। लेकिन आप जानते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन, जो अंतर विरोध हैं, वो बाहर निकल के आएंगे। जितनी ज्यादा ये लोग वहां पे जुल्म करेंगे, उतना ज्यादा लोग उठकर बोलेंगे। और इस पर मैं बोलना चाहूंगा प्रीति, हमें और क्या आगे करना चाहिए। राजनाथ जी ने अच्छा बयान दिया आज, लेकिन साथ साथ हमें इनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, ये अभिन्न अंग है भारत का, तो वहां के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को हम पार्लियामेंट में एक ऑनररी पोजीशन राज्यसभा में जैसे हम बना सकते हैं, क्योंकि हम चुनाव नहीं करवा पा रहे वहां पर, लेकिन लोग वहां के कई ऐसे हैं जो अभी भी अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं और समझते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ही उनको वाकई कोई इज्जत मिल पाएगी, खासतौर पर शियाओं को। तो हमें उनके नाम कुछ लेकर, उनके साथ मशवरा कर उनके जो ओवरसीज, जो बाहर के जो एक्टिविस्ट है पश्चिमी देशों में, कुछ इनके रेफ्यूजीज हैं जो आवाज उठा रहे हैं ह्यूमन राइट्स ग्रुप के साथ, इन सबके साथ मिलकर एक रिप्रेजेंटेशन का जो एक सिंबॉलिक मूव है वो हमें करना चाहिए। कुछ सालों पहले जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में भी ऐसे हमने सीटें रखी हुई है इन लोगों के लिए, जो कि वापस
कभी ना कभी आएंगे भारत के अंदर। और इस दौरान साथ साथ हमें चीन से चौकन्ना रहना होगा प्रीति, क्योंकि चीन की अगर मिलिट्री हमारे लद्दाख के बाईं तरफ भी आ गया, अभी तो ईस्टर्न लद्दाख में तो आप जानते ही एलएसी पे इन्होंने बहुत ही महीनों से नाक में दम कर रखा है, लेकिन बाईं तरफ जो गिलगिट बाल्टिस्तान है लद्दाख के दूसरी तरफ पड़ती है, तो वहां से भी चीन जॉइंटली पाकिस्तान की जो छोटी फौज है लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पर हमला या अधिक्रमण करने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रेटेजिकली जो भू राजनीति के तरफ से देखा जाए तो हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, और अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर ही हमें अगर एक्शन लेना पड़े, कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स, लोग वहां के इतने ऊब चुके हैं क्योंकि वहां उसे पीओके जो सदर्न हिस्सा है, जो पीओके हम कहते हैं, और उसका नॉर्दर्न हिस्सा ये गिलगिट बाल्टिस्तान, इन सभी जगहों पे इन्होंने कैंप्स बना रखे हैं जिहादियों के, हार्ड कट्टर सुन्नी जिहादियों के, जो कश्मीर में भेजते हैं वहां से। तो हमें एक तो इन्फिल्ट्रेशन रोकना ही है, लेकिन दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरह अगर जरूरत पड़े तो हमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, कोवर्ट एक्शन भी लेना पड़ेगा, तभी जाकर हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, क्योंकि हम जानते हैं कि चीन एक साये की तरह हमारे ऊपर मंडरा रहा है और गिलगिट बाल्टिस्तान के जरिए भी हमारे ऊपर आकर सर पे बैठने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हमें सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और सिन्हा साहब, आप भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक सामरिक स्थिति के हिसाब से इस इलाके के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते रशिया भी नहीं चाहता कि चीन का जो प्रभाव है वो इस इलाके में ज़्यादा बढ़े, अपनी सीमाओं को लेकर भी उसे भी चिंता है। इन तमाम दृष्टि के नज़रिए से आप क्या समझते हैं, इस इलाके की अहमियत कितनी है और क्या किया जा सकता है इस मामले में? वैधानिक और व्यवहारिक रूप से शामिल होने के लिए भारत की तरफ से क्या कुछ किया जा सकता है? भारत को इस इलाके में जो मानवाधिकार के उल्लंघन हो रहे हैं उसे उजागर करना चाहिए सारी दुनिया में। इसकी जो संवैधानिक जो स्थिति है उसे बतानी चाहिए लोगों को, और वहाँ के जो भी जनता है, जो भी वहाँ के नेता हैं जो विदेश में रहते हैं खासकर, उन्हें एक मंच देना चाहिए ताकि वो अपनी बात को दुनिया तक पहुंचा सकें। उन्हें मंच विदेश में मिलना चाहिए, दिल्ली में भी मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी बात बता सकें। क्योंकि दुनिया में इस वक्त लोग नहीं जानते हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान का एक इलाका है, इतना बड़ा इलाका है जहां लोग रहते हैं और जहां के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जहां उन्हें किसी प्रकार की स्वायत्ता नहीं है, और वहां पर जहां नरसंहार हो रहा है इस प्रकार से कि वहां पर जन आबादी जो है वहां की उसका जो ब्रेकअप है वो बदल गया है। जैसा कि डॉक्टर चौधरी ने बताया कि वहां पर जो शिया हैं वो पहले अब बहुसंख्यक थे, अब अल्पसंख्यक बन गए हैं। तो इसे उजागर करना बहुत जरूरी है ताकि दुनिया जान सके वहां पर क्या हो रहा है। दूसरा जो हमें करना चाहिए वो है कि जो इलाका हमारे पास जो भारत में जो शामिल है, जम्मू कश्मीर का इलाका, उसका विकास, उस पर हमें पूरा जोर देना चाहिए ताकि जो दुनिया जो है वो देख सके कि भारत जो हिस्सा भारत में आया उसमें कितना विकास हो रहा है, वहां के लोग कितने खुश, और उसके जो कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो नजर आना चाहिए लोगों को, सारी दुनिया को, कि दोनों इलाकों में कितना फर्क हो गया है पिछले वर्षों। बिल्कुल। और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो स्थितियां हैं वो भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काफ़ी बदलती दिखाई दे रही है हमें। आखिर में, क्योंकि आतंकवाद का जिक्र ज़रूर होता है जब पाकिस्तान की बात होती है, डॉक्टर चौलिया, लास्ट में कमेंट चाहूँगी, कहीं ना कहीं इस इलाके का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए जिस तरह से पाकिस्तान करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है, हो सकता है ये भी एक वजह हो। तो किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हमने जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, और इस मोर्चे पर आगे बढ़कर भारत और क्या कर सकता है, पाकिस्तान को कदम पीछे खींचने पड़े ताकि? जी देखिए, बालाकोट का जो हमने हमला किया था वो खैबर प्रोविंस तक गई थी, और इसी तरह मैं मानता हूं कि एयर पावर हो या लैंड इन्फेंट्री के जरिए हमें जब जरूरत पड़े तो एक्शन लेना पड़ेगा गिलगिट के अंदर, जहां पे आम लोगों की मदद लेकर। और ये एक खास चीज है क्योंकि बलूचिस्तान में भी हम चाहेंगे कि लोग आजाद हों, और इसी तरह गिलगिट बाल्टिस्तान में भी हम चाहेंगे कि लोग आजाद हो, वापस हिंदुस्तान के अंदर आए। तो इसके लिए देखिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान जरूर कमजोर पड़ गया है, एक माली हालत बहुत ही खराब है पाकिस्तान में कई वर्षों से, इसीलिए चीन को सौंपने की नौबत आ गई है उनको, और अब लग रहा है कि चीन ही बागडोर संभालेगा इस पूरे प्रांत का। गवादर से लेकर कशगार जो उनकी शिंजियांग है, गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए इन्होंने सारे रूट्स बना रखी हैं। तो चीन अब जो है सीधे जैसे आमने सामने आ गया हमारे, तो हमें चीन की जो इसमें इस पूरी भूमिका है
उसको भी उजागर करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो शैतानी करता ही हम जानते ही है, लेकिन चीन जिसे एक भस्मासुर की तरह मंडरा रहा है, इस प्रांत में जो चीन कर रहा है उसके बारे में बाहर की दुनिया कम जानती है। तो ह्यूमन राइट्स तो हम जरूर, हमें एक चाहे रेडियो प्रोग्रामिंग हो, गिलगिट जो बाल्टिस्तानी जो उनकी जो भाषाएं हैं उसमें हम विविध भारती से टेलीकास्ट करें या दूरदर्शन से, राज्यसभा लोकसभा, इस जरिए से लोग विश्व भर में उजागर हों इसके बारे में। लोग जैसे अभी कॉन्शियसनेस कम है इसके बारे में, ज्यादातर लोग कहते हैं अच्छा भाई कश्मीर है, कश्मीर एक विवाद है, लेकिन ये नॉर्दर्न एरियाज जो हैं ये भी एक हैं और इन पे कम नजर पड़ी है लोगों की। और जितना ज्यादा हम प्रमोशन, प्रोपागेंडा आप जो कह लें वो करना जरूरी है, क्योंकि ये तो एक जैसे जमीनी लड़ाई है और जमीर की भी लड़ाई है। तो हमें जोरदार प्रोपागेंडा करना चाहिए ताकि इंटरनेशनल फोरम्स में हर जगह ये नारा चले कि गिलगिट बाल्टिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और चीन का भी गुलाम नहीं बनाने देना है। बिल्कुल। फिलहाल इसी के साथ डॉक्टर चौलिया आपका और सिन्हा साहब आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम का समय यहीं पूरा हो रहा है, तो जाहिर है भारत ने पाकिस्तान के इस नापाक मंसूबे का कड़ा विरोध किया है और अगर जरूरत पड़ी तो कड़े और व्यवहारिक राह पर आगे चलकर कुछ और विकल्पों पर भी भारत विचार कर सकता है और उन पर आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए और बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।